अभी जो हम एडिटोरियल करने वाले हैं उसका टाइटल है द डिफीट ऑफ हुबरीज अ कन्फंट्रेशन ऑन होल्ड। तो ये जो टाइटल है इट इज़ रिलेटिंग टू द थ्री फॉर्म बिल्स। तो हुबरीज का मतलब एक बार चेक कर लेंगे, मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब एक्सेसिव प्राइड। तो डिफीट ऑफ हुबरीज का मतलब यहाँ पे दिखा रखा है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जब ये थ्री फार्म्स बिल इंट्रोड्यूस किए उसके बाद वो इतना कॉन्फिडेंट थी कि ये फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए अच्छे हैं और इनको उनको वापस नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन कल ही न्यूज़ में आया कि आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन बैक ऑल थ्री लॉज। तो डिफीट ऑफ हुबरीज, डिफीट किसका हुआ है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का। अ कन्फंट्रेशन ऑन होल्ड, addition to local agrarian demands into the call for the repeal of farm laws may have forced the government's hand। तो जो लोकल एग्रेरियन डिमांड्स थी, जो एग्रीकल्चरल लेवल पे लोकल फार्मर्स डिमांड कर रहे थे, इसकी वजह से क्या हुआ है? देयर हैज़ बीन रिपील ऑफ फार्म लॉज, मतलब उसकी एक शुरुआत हो गई है अभी, क्योंकि आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड। अभी पार्लियामेंट में होना बाकी है बट हो जाएगा वो भी। तो जो लोकल डिमांड्स की वजह से जो गवर्नमेंट्स के हैंड है वो बंद गए हैं टाइप, ठीक है, मतलब उनको करना पड़ा ये सब। तो अभी शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल्स। ये आर्टिकल लिखा है आर रामा कुमार ने। एक बार देख लेते हैं आर रामा कुमार कौन है। ही इज अ प्रोफेसर एट टिस मुंबई। So let's begin. The repeal of three farm laws by the Union government on Friday marks a historic victory for the farmers movement in India। तो फार्मर मूवमेंट जो एक साल से चल रही थी उनके लिए एक हिस्टोरिक विक्ट्री है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने थ्री फार्म लॉज को रिपील कर दिया है। For more than a year, thousands of farmers have barricaded Delhi, and their protests were gradually evolving into a pan-India movement of resistance। तो एक साल से ज़्यादा हो गया है कि हज़ारों फार्मर्स दिल्ली बॉर्डर्स पे इकट्ठा हुए हैं, सिंधु बॉर्डर जिसको बोलते हैं, और वहाँ पे शुरू हुआ था। लेकिन ग्रेजुअली जो ये फार्मर्स मूवमेंट है ये पैन इंडिया लेवल पे, मतलब पूरे इंडिया में फैल गई है। अभी नॉर्थ फार्मर्स भी नहीं, साउथ फार्मर्स ने भी रेजिस्टेंस शुरू कर दिया था। द बिलेटेड दो वाइस, मतलब वैसे तो लेट आया है डिसीजन लेकिन अच्छा डिसीजन है किसका? बाय द गवर्नमेंट। द बिलेटेड दो वाइस डिसीजन बाय द गवर्नमेंट टू रिपील द लॉज bring down the curtains on the agitation in Delhi, but is unlikely to douse the political fervor it has left behind। एक बार douse का मतलब देखेंगे, इसका मतलब है extinguish, मतलब खत्म करना, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली बॉर्डर्स पे वो तो शायद चला जाए, लेकिन इसकी वजह से जो पॉलिटिकल फर्वर है वो ख़त्म होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिकल फर्वर मतलब लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल सेंस, अपने राइट्स के लिए एक जागरूकता जो जागी है उसको मिटा पाना इतना आसान नहीं है। द यूनियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्ट वर appalling and marked by hubris। appalling का मतलब देखते हैं। appalling मतलब शॉक और डिसमे, हॉरिफिक। तो जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था इन प्रोटेस्ट्स को लेके, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो काफ़ी हॉरिबल था, काफ़ी शॉकिंग था। एंड मार्क्ड बाय ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस का मतलब अभी हमने चेक किया था सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो बहुत ज़्यादा प्राइड फील कर रहे थे कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ख़राब है, तो उनका रिस्पॉन्स उनकी तरफ काफ़ी ख़राब था। Its focus was on controlling and positivizing the narrative। तो गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही थी? गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही थी कि जो भी फार्म लॉज है उनको समझाया जा सके और एक पॉजिटिव अपनी साइड लेके आया जा सके कि ये फार्म लॉज उनके बेनिफिट के लिए हैं। तो पॉजिटिवाइजिंग का एक बार मीनिंग चेक कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म, कैरेक्टराइज ऑफ समथिंग, पॉजिटिविटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एफर्ट्स वर मेड टू ब्रेक, डिवाइड, बाय आउट, डिमीन,
डिनिग्रेट, डिमोनाइज एंड शेम द प्रोटेस्टर्स। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने एफर्ट्स करे कि वो फार्मर्स को या फिर प्रोटेस्टर्स जो है उनको तोड़ दे, ठीक है, उनको डिवाइड कर दे, डिमीन कर दे। डिनिग्रेट का एक बार मतलब चेक कर लेंगे, मतलब क्रिटिसाइज अनफेयरली, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज करे, डिमोनाइज, शेम, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया, मतलब फार्मर्स के प्रोटेस्ट को अनसक्सेसफुल बनाने के लिए। थ्रेटनिंग, डिमोनाइज का मतलब होता है कि थ्रेट देना, ठीक है। हु वर कन्वेंशनली ब्रांडेड एज टेररिस्ट एंड खालिस्तानीज, और कई बार तो गवर्नमेंट ने ये प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट और खालिस्तानी तक बता दिया है। सिडिशन केसेस वर फाइल्ड अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ सिडिशन केसेस भी फाइल हुए हैं। टीयर गैस शेल्स रेन्ड ऑन द प्रोटेस्टर मार्चेस, और जो टीयर गैस, उन पे टीयर गैस भी छोड़ी गई थी प्रोटेस्ट मार्चेस पे। एंड ऑफिशियल पब्लिकली आस्क्ड द पुलिस टू स्मैश द हेड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स, और जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पुलिस को बोला कि प्रोटेस्टर्स का सर फोड़ दो अगर जरूरत पड़ती है तो। In Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh, a vehicle was driven into the peaceful demonstration। तो लखीमपुर खेरी का आपने केस सुना होगा, जिसमें एक नेता के लड़के ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर गाड़ी चला दी और इसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई है। तो लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश में अ व्हीकल वॉज ड्राइवन इनटू अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस, जहाँ पे फार्मर्स पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, किलिंग सेवरल पर्सन्स, that the protest endured and survived such brutal responses is indeed salutary। कि प्रोटेस्ट जो हो रहा था इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ख़राब रिस्पॉन्स आए। लखीमपुर का केस आप देख सकते हो, और टीयर गैस वगैरह छोड़ना, तो इससे हमें पता चलता है कि डिस्पाइट ऑल दिस प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट लास्ट में, मतलब डिस्पाइट ऑल दिस रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये प्रोटेस्ट क्या रहा है, सक्सेसफुल रहा है। तो इट इज़ इंडीड सैल्यूटरी, हमें सैल्यूट करना चाहिए इस चीज़ पे कि ये प्रोटेस्ट इतना सक्सेसफुल रहा है। अब देखते हैं ब्रॉड कंटेक्स्ट। Reforms in agriculture advocated by right-wing economists after 1991 were focused on dismantling the institutional support structures in Indian agriculture that were established after the 1960s। तो रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की बात कब से शुरू हुई थी, 1991 में। और यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया गया था कि जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया जाता है एग्रीकल्चर को, उसको डिसमेंटल कर दो। एक बार डिसमेंटल का मतलब हम लोग चेक कर लेंगे। डिसमेंटल का मतलब होता है हटा दो, मतलब ले लो। तो जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर जो इंडियन एग्रीकल्चर को मिलता था सिंस 1960s, वो वापस ले लो। ये रिफॉर्म्स की बात करी गई थी एग्रीकल्चर में 1991 में। These support structures in prices, subsidies, credit, marketing, research, extensions were instrumental in India's achievement of food self-sufficiency between 1960s एंड 80s। आपको पता है 1960s के आसपास क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो उस टाइम पे काफ़ी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए थे, प्राइसेस में सब्सिडीज दी गई थी, क्रेडिट, मार्केटिंग, हर चीज़ में सपोर्ट किया गया था एग्रीकल्चर को, फार्मर्स को। तो इसकी वजह से इंडिया की अचीवमेंट रही कि इंडिया हैज़ अचीव्ड फूड सेल्फ सफिशिएंसी। इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, द फोकस ऑफ अटैक वॉज द मंडीज governed by APMC, Agricultural Produce Marketing Committee, acts passed by the state assemblies। तो मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं कि कहाँ पे जो है फार्मर्स अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, वो है APMC मंडीज। APMC मंडीज स्टेट असेंबलीज बनाते हैं, मतलब स्टेट अपना अपना एक्ट बनाती है, APMC एक्ट, जिसके अंदर APMC मंडीज बनाई जाती हैं। It was argued that if India needs to diversify its cropping pattern into export-oriented and high-value crops, Mandi needs to give way to private markets। तो ऐसा माना जाता है कि अगर इंडिया को अपना क्रॉपिंग पैटर्न डाइवर्सिफाई करना है, मतलब अभी इंडिया क्या कर रही है, एक दो क्रॉप्स उगाती रहती है सिर्फ, लेकिन अगर इंडिया को अपना यू नो डाइवर्सिफाई करना है क्रॉपिंग पैटर्न्स, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी है, हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करनी है, तो मंडीज को प्राइवेट मार्केट्स में चेंज कर देना चाहिए।
फ्यूचर मार्केट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट्स में, तो मंडी के साथ में या फिर मंडी की जगह हमें प्राइवेट मार्केट्स, फ्यूचर मार्केट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स फार्मिंग को मौका देना चाहिए। The APMC acts discriminated against farmers by not allowing them to interact directly with the big corporates, buyers and exporters. तो ऐसा मतलब ब्लेम किया जाता है कि APMC मंडीज है ना, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स है कि जो फार्मर्स डायरेक्टली बिग कॉरपोरेट के साथ डील कर सकते हैं वो डील नहीं होने देते हैं एपीएमसी मंडी में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। जो फार्मर्स बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचना चाहते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती एपीएमसी मंडी द्वारा। So, the APMC Mandi Acts must be amended so that any private market or rural collection centers can freely emerge anywhere without the approval of local mandi or the payment of mandi tax। तो इसका मतलब है कि APMC मंडी को हमें अमेंड करने की ज़रूरत है ताकि जो प्राइवेट मार्केट है, ठीक है, और जो रूरल कलेक्शन सेंटर्स है वो कहीं भी एमर्ज हो सके, कहीं भी हम उनको सेटअप कर सकें, और इसके लिए हमें लोकल मंडी की अप्रूवल की ज़रूरत ना हो, हमें मंडी टैक्स पे ना करना पड़े। मतलब प्राइवेट मार्केट को प्रोत्साहन करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, एंड सो दैट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैन बी पॉपुलराइज। तो इस वे में गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, अपना ये जो है पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस करके वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पॉपुलराइज करना चाह रही थी। Similarly, the advocacy for the Amendment of Essential Commodities Act 1955, अगला बताया गया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955, उसके अमेंडमेंट के लिए क्या गवर्नमेंट ने प्रयत्न किए। रेस्टेड ऑन द व्यू दैट प्राइवेट कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट कैन बी इंसेंटिवाइज्ड इनटू स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग इफ स्टॉक लिमिट्स आर रिलैक्स्ड फॉर ट्रेडर्स। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बेसिकली क्या होता है, लिमिट लगा दी जाती है। जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं उन पे एक लिमिट सेटअप कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा आप उसका स्टॉक नहीं रख सकते हैं, ताकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम बना रहे। तो ऐसी बात की गई कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी हम अमेंड करेंगे ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें इन सेटिंग अप स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है, ताकि जो स्टॉक लिमिट है जो कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर लगाई गई है वो उनके लिए कोई बैरियर क्रिएट ना करे, इसलिए इस एक्ट को भी अमेंड करने की ज़रूरत है। It was long held constitutional consensus in India that agricultural marketing was a legislative arena of state government। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है और सब इस बात को एग्री करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो टॉपिक है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लेजिस्लेटिव एरेना में है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उन पे लॉ बना सकती है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था जो एपीएमसी एक्ट था वो भी स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया था क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट है। Thus, in 2003, Union government prepared a model act on agriculture marketing and sent it to the state government for passage in the state assemblies। इसलिए जो मॉडल एक्ट बनाया गया था एग्रीकल्चर में, वो मॉडल एक्ट क्यों बनाया गया था, तो गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है यूनियन गवर्नमेंट का, तो डायरेक्ट एक्ट बना देती और अप्लाई कर देती टू ऑल द स्टेट्स। लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक मॉडल एक्ट बनाया ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और उसके बाद स्टेट्स को भेजा और उनको बोला कि इस एक्ट के मतलब बेस, इसको बेस बना के आप अपनी स्टेट असेंबलीज में भी एक ऐसा एक्ट बनाओ। दिस वॉज फॉलोड बाय प्रिपरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ 2 अदर मॉडल एक्ट्स। तो इसके बाद 2 और मॉडल एक्ट्स आए, एक 2017 में आया, एक 2018 में। रिसेप्शन टू दीज मॉडल एक्ट्स वॉज नीदर डिसमिसिव नॉर वेलकमिंग। तो ये जो रिसेप्शन मतलब जो मॉडल एक्ट्स आए उनका क्या रिस्पॉन्स रहा बाय स्टेट गवर्नमेंट, ना तो उन्होंने इसको वेलकम किया ना इसको डिसमिस किया। मैनी स्टेट्स सिलेक्टेड अ फ्यू क्लोजेस, तो कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने उनके कुछ क्लोजेस को एक्सेप्ट कर लिया, विच दे फाउंड अट्रैक्टिव, जो उनको ठीक लगे, एंड सूटेबल टू देयर कंटेक्स्ट, तो उनके कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो भी उनको नो क्लोज ठीक लगा उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड अकॉर्डिंगली अमेंडेड देयर एपीएमसी एक्ट्स 2003 एंड 2020 के बीच में जो भी उनके एपीएमसी एक्ट थे
तो मॉडल एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी उनको चीज़ ठीक लगी कि वो ऐड कर सकते हैं तो उन्होंने ऐड कर ली। ओनली वन स्टेट, बिहार, used the occasion to completely annul its APMC Act in 2016। तो बिहार इकलौता ऐसा स्टेट था जिसने completely APMC एक्ट जो 2016 में 6 में बना था उसका मतलब 2006 में जो उसने APMC एक्ट को बिल्कुल एनल कर दिया, बिल्कुल हटा दिया और मॉडल एक्ट के अकॉर्डिंग वो लेके आए होंगे उसके बाद। लॉज वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द कंसेंसस वॉज ब्रोकन इन 2020। तो अब तक जो चल रहा था वो कंसेंसस था। कंसेंसस कैसे था कि ये सब्जेक्ट आता है स्टेट लिस्ट में, गवर्नमेंट बना सकती है मॉडल एक्ट्स और स्टेट चाहे तो उसको एडॉप्ट कर सकता है, ना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन जो कंसेंसस था ये जो वो ब्रोक हो गया, ठीक है, 2020 में ये टूट गया कंसेंसस व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट टुक अपॉन इटसेल्फ द टास्क ऑफ लेजिस्लेटिंग ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब ये क्यों टूटा? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है वो सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी यूनियन गवर्नमेंट ने उस टॉपिक पे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट किया है और फार्म लॉज को पास कर दिया। इसकी वजह से जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं दे वर वायलेटेड एज यूनियन गवर्नमेंट इन्वोक्ड एंट्री 33 of the concurrent list to intervene into matters of entry 14, entry 26, entry 23 of the state list। एक बार स्टेट लिस्ट देखते हैं और यूनियन लिस्ट देखते हैं। तो 7th शेड्यूल हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से। तो सबसे पहले हमें बात बताई गई है कि यूनियन गवर्नमेंट ने एंट्री 33 को इन्वोक किया कंकरेंट लिस्ट की। तो सबसे पहले हम कंकरेंट लिस्ट देख लेते हैं। तो एंट्री नंबर 33 क्या कहती है? एंट्री नंबर 33 कहती है trade and commerce in and the production, supply and distribution of the products of any industry where the control of such industry by the union is declared by parliament by law to be expedient in the public interest and imported goods of the same kind as such products, foodstuffs including edible oil seeds and oil, cattle fodders including oil cakes and oil and other concentrates, raw cottons whether ginned or unginned, और कॉटन सीड्स एंड रो जूट्स। तो ये वाली जो एंट्री है इसको इन्वोक किया और यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमने तो इस एंट्री के अंडर लॉ बनाए हैं, ये कंकरेंट लिस्ट में आती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है, उसकी जो एंट्री है एंट्री 14, एंट्री 26, एंट्री 27, इसको भी देख लेते हैं एक बार। एंट्री 14, 26, 27। तो सबसे पहले 26 देख लेते हैं। Trade and commerce within the state subject to the provision of entry 33 in the list 3 and 27 production, supply, distribution of goods subject to the provision of entry 33 of list 3। तो 33 एंट्री अभी हमने recently देखी है। And finally, let's see entry 14. The agricultures, including the agricultural education and research, protection against pest and prevention of plant disease। तो agriculture से related matters हमें दिख रहा है कि state list में mention है। The farm laws even interfered with entry 28 of the state list, which was not subject to entry 33 of the concurrent list। तो ये मान लो 26 और 27 एंट्री तो 33 एंट्री से रिलेटेड है जो कि कंकरेंट लिस्ट पे है, जिसमें बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। लेकिन जो एंट्री 28 है उसमें भी इंटरवीन किया है गवर्नमेंट ने। एंट्री 28 है मार्केट्स एंड फेयर्स, तो ये इट इज नॉट रिलेटेड टू इवन एंट्री 33 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। Thus, to begin with, the farm laws were reasonably and justiciably argued to be unconstitutional। तो शुरुआत में ही अगर हम देखें तो पहले तो फार्म लॉज ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का जो जूरिस्डिक्शन नहीं है फार्म लॉज को बनाने का।
However, the Supreme Court of India refused to act swiftly on the petition filed before it. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जो पिटीशन फाइल किया गया इस चीज को लेके. Instead, without consulting the protesting farmers organization, it appointed in January 2021 a committee of 4 persons, all of whom had publicly declared their support for the farm laws. तो गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट किए बिना जनवरी 2021 में एक कमेटी बना दी 4 लोगों की, और जिन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि फार्म लॉज जो हैं वो ठीक हैं और हम इसको सपोर्ट करते हैं. Farmers' organization on their part distanced themselves from the committee and continued with their agitation. लेकिन जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस कमेटी से दूर रही और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा. Apart from constitutionality, the contents of farm laws were also widely criticized. देखो अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का फैक्टर देखा कि ये तो जुरिस्डिक्शन में नहीं है यूनियन गवर्नमेंट के, फिर भी उन्होंने फार्म लॉज बनाए हैं. उसके अलावा जो कंटेंट है फार्म लॉज में वो भी क्रिटिसाइज किया गया है. बिहार्स एग्जाम्पल शोज दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वॉज अनलाइकली टू फ्लो इनटू एग्रीकल्चरल मार्केट्स इवन इफ एपीएमसी एक्ट्स वर एनल्ड. तो हमने देखा था कि 2006 में बिहार ने कंप्लीटली एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया था, लेकिन बिहार का एग्जाम्पल शो करता है कि एपीएमसी एक्ट खत्म होने के बाद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं आई है एग्रीकल्चरल मार्केट्स में. In fact, the exploitation of farmers by unscrupulous traders intensified in Bihar after 2006. लेकिन जो exploitation है वो farmers का by local traders, वो मतलब money minded traders, वो काफी ज्यादा increase हो गया है. और केरला में तो आज तक APMC एक्ट आया ही नहीं था. Yet there was little presence of private investment in its agricultural market. तो केरला में आज तक एपीएमसी एक्ट नहीं आया था, तब भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है केरला की एग्रीकल्चरल मार्केट में वो भी बहुत कम है. महाराष्ट्र डीलिस्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द एम्बिट ऑफ एपीएमसी इन 2016. महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो, महाराष्ट्र ने एपीएमसी एक्ट के एम्बिट से फ्रूट और वेजिटेबल को हटा दिया. स्टिल द इनफ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनटू एग्रीकल्चरल मार्केट वाज ओनली मार्जिनल. फिर भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम रही. Thus, what was likely was that a formal and regulated market might fragment itself into an informal and unregulated market. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल मार्केट अभी फॉर्मली एस्टेब्लिश है वो इनफॉर्मल तरीके से अनरेगुलेटेड मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगी. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अबव एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रही है, जिस वजह से जिसका एग्जाम्पल देखिए एक्ट्स बनाए गए हैं टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो कहीं नहीं देखने को मिल रही है. जैसे केरला का एग्जाम्पल देख लो, महाराष्ट्र का, बिहार का. लेकिन ये जरूर हमने देखने को मिला है कि जो फॉर्मल और रेगुलेटेड मार्केट है वो इनफॉर्मल और अनरेगुलेटेड मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगी इफ एपीएमसी एक्ट्स वर वीकेंड. अगर एपीएमसी एक्ट वीक हो जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल जरूर है. फर्दर मोर 2 other problems वर हाईलाइटेड. वन, और भी 2 प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पहला, मंडी टैक्सेस वर यूज टू इन्वेस्ट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट सच एज पंजाब. तो मंडी टैक्स जो एपीएमसी मंडी में टैक्स लगता है, मंडी टैक्स, उसका यूज करके जो पंजाब जैसी स्टेट्स हैं वो अपने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करती थी. तो अगर एपीएमसी एक्ट एनल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मंडी टैक्स भी एनल हो जाएगा. तो इफ मंडीज आर वीकेंड व्हाट वुड सब्स्टिट्यूट फॉर सच इन्वेस्टमेंट. तो अगर मंडीज वीक हो जाएंगी तो ये सब इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी गवर्नमेंट. दूसरी प्रॉब्लम है, इवन इफ प्राइवेट मार्केट्स emerged, हाउ वुड दे एड्रेस द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर फार्म गेट एग्रीगेशन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो दूसरा एक क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर कि अगर प्राइवेट मार्केट आ भी जाती हैं तो इससे जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, वो कैसे दूर होगी. स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, पुअर फार्म गेट एग्रीगेशन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनका जो प्रोड्यूस है वो गेट तक जाना, मतलब मंडी गेट तक जाना
ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स वो कैसे दूर हो पाएंगी, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज कैसे सॉल्व होगा फार्म एक्ट से, ये जानना चाहता है ऑथर। वुड वन मिडिल मैन बी सिंपली सब्सटीट्यूटेड बाय अदर, तो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब ये जो मिडिल मैन है एपीएमसी मंडीज में, इसको हटा के हम दूसरे मिडिल मैन ले आएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रोपोनेंट्स ऑफ फार्म लॉज हैड नो कन्विंसिंग आंसर्स, तो जो फार्म लॉज को सपोर्ट करते हैं उनके पास इनके कोई आंसर्स नहीं है। द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑल्सो केम अप फॉर क्रिटिसिज्म। इनफैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। द obliteration of power of civil courts and their substitution, obliteration का मतलब एक बार देख लेंगे, destruction इसका मतलब होता है, तो destruction of the power of civil courts and their substitution with a weak mechanism led by subdivisional magistrate threatened to be a serious impediment to a just redress of complaints। तो हम क्या कर रहे हैं, सिविल कोर्ट्स की पावर को डिस्ट्रक्ट करके और उनको सब्सटीट्यूट करके बाय अ वीक मैकेनिज्म जिसमें एक एसडीएम बैठा होगा, तो हम जो है मतलब जो कंप्लेंट्स जो भी आएंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से और उसको सोल्व करने के लिए एक वीक मैकेनिज्म को लेके आ रहे हैं, जो पहले से स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करके उसकी जगह हम एक वीक मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं, जिससे क्या होगा कि ये प्रॉब्लम फर्दर एग्रीवेट हो जाएगी। इट वॉज फियर्ड दैट दिस में बेनिफिट कॉरपोरेट स्पॉन्सर्स मोर देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स, और ऐसा भी डर है कि इस वजह से जो कॉरपोरेट स्पॉन्सर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो कंपनीज हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रादर देन द फार्मर्स। It pointed towards corporates. Finally, the overall thrust of the farm laws appeared to encourage the participation of larger corporate players in the agricultural markets rather than farmers friendly organizations such as cooperatives or farmer producer companies। तो ऐसा देखा जा रहा है कि फार्म लॉज एक्चुअली में किस चीज़ को बेनिफिट करेगा, वो है लार्ज कॉर्पोरेट प्लेयर्स को एग्रीकल्चरल मार्केट में, रादर देन फूड प्रोड्यूसर कंपनीज को, जो मतलब फार्मर्स फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है उनको बेनिफिट करने के बजाय इट अपीयर्स दैट इट विल बेनिफिट द लार्ज कॉर्पोरेट प्लेयर्स। Especially in the case of amendment of Essential Commodities Act, there was reasonable suspicion that a handful of corporate players were to substantially benefit from investment in logistics, storage and warehouses। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट जो लेके आए थे फार्म लॉज में, उससे भी यही माना जा रहा है कि जो कॉरपोरेट प्लेयर्स हैं, और वो भी कुछ कॉरपोरेट प्लेयर्स, सभी नहीं, कुछ हैंडफुल ऑफ कॉरपोरेट प्लेयर्स हैं, उन्हीं को बेनिफिट होगा अगर वो इन्वेस्ट करेंगे लॉजिस्टिक्स में, स्टोरेज में, वेयर हाउसिंग में। The farmers' protest began from states such as Punjab and Haryana, where the mandis were deeply rooted institutions in the local economy and society। तो फार्मर प्रोटेस्ट कहाँ से शुरू हुआ था? पंजाब और हरियाणा की स्टेट्स ने जो है फार्मर प्रोटेस्ट शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पे जो मंडी थी, जिसको सब्जी मंडी बोला जाता है या फिर अनाज मंडी बोला जाता है, यहाँ पे जो मंडीज थी वो डीपली रूटेड इंस्टीट्यूशन है इन द लोकल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। However, as days passed, the agitation spread to western UP and from there to many other states, लेकिन धीरे धीरे बाकी states में फैल गया। In a few months, the agitation threatened to grow into a pan-India phenomenon with a constant addition of local agrarian demands into a larger demand। अब धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट है ये पैन इंडिया लेवल पे फैलना शुरू हो गया, और इसके अंदर सिर्फ ये जो डिमांड्स है, इनके अलावा भी जो लोकल एग्रेरियन डिमांड्स है वो ऐड होती रही। देयर वाज अ कांस्टेंट एडिशन विद द लार्जर डिमांड ऑफ रिपील ऑफ फार्म लॉज। तो लार्जर डिमांड थी कि फार्म लॉज को रिपील करो, इसके साथ में छोटी छोटी डिमांड्स और ऐड होना शुरू हो गई। सच लोकल कस्टमाइजेशन ऑफ द एजिटेशन इमेंसली हेल्प्ड इन द कोज ऑफ मोबिलाइजेशन। सो जो ये एजिटेशन है इसकी वजह से मोबिलाइजेशन हुआ फार्मर्स का, एंड अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ वीमेंस एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट। तो वीमेंस का पार्टिसिपेशन भी हमने काफ़ी देखा इन द रीजन सच एज वेस्टर्न यूपी। द प्रोटेस्ट्स also threatened to bridge and repair the communal fault lines that were
consciously cultivated after the Muzaffarnagar riots of 2013. तो ऐसा भी माना जाता है कि वेस्टर्न यूपी में जो यू नो कम्युनल डिवाइड है जो कि आया था आफ्टर मुजफ्फरनगर राइट्स ऑफ 2013, उसको भी ब्रिज करने का काम किया है इस प्रोटेस्ट ने। मतलब जो कम्युनल डिवाइड था उसको हटाने का काम किया है। अब लोग साथ में मिलके आके खड़े हुए हैं। सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं, फार्मर प्रोटेस्टर्स belonging to any religion, they are coming together. Numerous protesters perished on the protest grounds, but support for the protesters grew not just domestically but also globally. तो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है प्रोटेस्ट ग्राउंड्स पे, लेकिन जो प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिला है ये डोमेस्टिकली ही नहीं बट ग्लोबली मिला है। अ माइंड सेट ऑफ इंटॉलरेंस, इट वॉज नॉट जस्ट ह्यूब्रीज दैट मार्क्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। तो ह्यूब्रीज का मतलब हमने देखा था, कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, प्राइड अपने आप में। तो ये जो ह्यूब्रीज थी, अपने आप पे जो सेल्फ प्राइड थी, सिर्फ यही रिस्पॉन्स नहीं था गवर्नमेंट का बट ऑल्सो इनफेंटलिज्म। इनफेंटलिज्म का मतलब एक बार चेक करेंगे। इनफेंटलिज्म का मतलब होता है चाइल्डिश बिहेवियर। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल बचकानी हरकत की है। When pop stars and celebrity Rihanna tweeted a rather innocent comment about the protest, the entire machinery of the Ministry of External Affairs was awoken for an extraordinary, disproportionate response. तो रिहाना जो एक पॉप स्टार है, सेलिब्रिटी है, जब इन्होंने ट्वीट किया अबाउट द प्रोटेस्ट तो पूरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पूरी मशीनरी जो है वो खड़ी हो गई, उनके कान खड़े हो गए। Indian embassies were asked to spread the word that she and other celebrities were propagandists who had irresponsibly ganged up to discredit progress in India. तो इंडियन एम्बेसीज को बोला गया कि वो सब जगह ये फैला दी कि जो ये और इस जैसी और सेलिब्रिटीज हैं ये प्रोपेगेंडा फैला रही हैं जिससे जो इंडिया ने प्रोग्रेस की है उसको डिसक्रेडिट किया जा रहा है। These responses showed nothing but a deeply disturbing official mindset of intolerance and insecurity. तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो ऑफिशियल माइंडसेट है वो क्या है, इंटॉलरेंट है, इनसिक्योरिटी भरी हुई है हमारे ऑफिशियल्स में, उनको डर लगता है। The repeal of farm laws has at least temporarily put an end to an ugly and eminently avoidable chapter of confrontation between the union government and the farmers. तो जो रिपील हुए हैं फार्म लॉज, इससे एटलीस्ट एक चीज ठीक हो गई है, जो कन्फ्रंट्रेशन था यूनियन गवर्नमेंट का फार्मर्स का वो अब खत्म हो जाएगा। However, the momentum that the agitation has left behind would surely linger on. लेकिन जो एजिटेशन है, जो ये प्रोटेस्ट की वजह से आया है वो चलता रहेगा, will live longer than something else। तो ये जो पॉलिटिकल एजिटेशन है वो अभी बाकी है। The agitation has led to a positive politicization of several agrarian demands, including the need for stable market and remunerative prices। तो एजिटेशन से क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, एक पब्लिक पब्लिक डिमांड क्रिएट हो गई है रिगार्डिंग अ नीड फॉर स्टेबल मार्केट्स। तो फार्मर्स के अंदर अलग अलग एग्रेरियन डिमांड्स भी उभर के आई हैं जिसमें दे आर डिमांडिंग स्टेबल मार्केट्स एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। अ कॉन्फिडेंस हैज ग्रोन दैट कमिटेड स्ट्रगल मैटर्स। एक कॉन्फिडेंस जागा है कि अगर हम साथ में मिलकर आवाज उठाएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा एंड इवन एग्रेसिव गवर्नमेंट कैन बी मेड टू नील। और हम कितनी भी एग्रेसिव गवर्नमेंट क्यों ना हो उसको घुटने पे ला सकते हैं अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो। न्यू रूरल मोबिलाइजेशंस अराउंड डिमांड्स टू एड्रेस द लार्ज and persistent agrarian crises are likely to emerge and grow। अब नई नई डिमांड्स आने की संभावना है टू एड्रेस द लार्जर एंड परसिस्टेंट एग्रेरियन क्राइसिस। जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको एड्रेस करने के लिए हो सकता है आने वाले टाइम में और भी बहुत ज़्यादा रूरल मोबिलाइजेशन हो। वी श्योरली आर इन फॉर इंटरेस्टिंग टाइम्स। तो हम उन इंटरेस्टिंग टाइम्स का वेट करेंगे।